पेज नंबर 102 पे ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा था। ये रिक्वेस्ट हुई थी कि आप जरा कंप्लीट करें। जर्नलिस्ट थोड़ी आवाज आ रही। ये पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। जहां तक हुआ था उसके बाद कंप्लीट कर लिए। जर्नलिस्ट एनी क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट 7 पे आएगी। नहीं मैं पढ़ देता हूँ। पॉइंट 7 पेज नंबर 103 बताइए क्या किया इसका। Cash spending of 3250 has been incurred already on development work for the production of B22। ये वही फिजिबिलिटी वाला है। इंकर हो चुका है। क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुताबिक खर्चा है? लेकिन फ्यूचर का खर्चा नहीं है। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, ये कॉस्ट हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो संक कॉस्ट है। लिखना इसके बाद आज जरा ये वर्ड्स भी फाइनल करना है। नेक्स्ट वो कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट बिफोर प्रोडक्शन ऑफ B22 बिगिंस another amount will have to be spent। क्या ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो फ्यूचर में इंकर होनी है? क्या ये हम बचा सकते हैं? अगर हम प्रोडक्शन ऑफ B22 स्टार्ट नहीं करेंगे तो बच जाएगी, अदरवाइज इंकर हो जाएगी। लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिला, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, हम 3250 का तो अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो यकीनन हम 1750 इंकर नहीं करेंगे। ये तो भी फ्यूचर में है। बिफोर इट इज प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें 1750 का खर्चा भी करना होगा। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिला तो 1750 खर्चा करना बच जाएगा। लेकिन अब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, 3250 का कुछ नहीं हम कर सके। वो डूब चुका है, ये बचाया जा सकता है। ठीक है, कोई और जी इसमें पॉइंट होना चाहिए था। ये सिंपल था। इसके अलावा इसमें पॉइंट नंबर जो मैंने 2-3 वर्किंग की थी बस वही असल में शुक्र। बात फिर भी देखें। अब मेरी तरफ में इस वक्त 2 क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए, तो उसके लिए डेफिनेटली मैंने टाइम निकाला। नंबर 1 एक सॉल्ड लेदर, और फाइन भी स्टार्ट कर लिया होगा आप लोगों ने जी। पॉइंट नंबर 5 में आएगी जी। तो ये आप लोग अपनी तरफ से कंप्लीट करके रखें। मैं जब इंशाल्लाह मेरे पास टाइम निकला ना किससे फाइन में, लेकिन मैक्सिमम मेरे ख्याल फाइनल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में एक मिनट आएगा इधर इसी में। इसमें एक वर्ड आ रहा है कहीं, टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मीनिंग लिखा है 1.5 टाइम्स लिखा है। टाइम एंड क्वार्टर का मतलब क्या होगा? 1.25। टाइम एंड डबल, डबल 2 टाइम्स। टाइम एंड हाफ है नहीं, टाइम एंड फुल कह रहे हैं। तो हाफ मीन्स 0.5, क्वार्टर मीन्स 0.25। इस तरह वर्ड्स यूज होते हैं। टाइम एंड टाइम, टाइम एंड फुल 1.2, 1.2 नहीं 2 टाइम्स। पूरा पूरा दोबारा 2 1 प्लस। तो इसका जरा लिख लीजिएगा 1.5 टाइम्स। मीन्स टू से अर्ली रेट कितना था? 6। अब 9 हो जाएगा, ओवर टाइम में 9 हो जाएगा। ये ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? पेज नंबर 101 पे है। एक जरा क्वेश्चन नंबर 2 जरा होमवर्क रख लें। ये सिंपल सा जरा खुद से करना। पेज नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 2। देन जरा इस बहस में
जो कुछ दिनों से बातें चल रही हैं उन्हें जरा सही तरह फाइनल कर रहा है। पेज नंबर जरा ढूंढना, जस्ट एक मिनट। पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 पे हेडिंग लिखी होगी कि टर्म्स यूज्ड इन, आपके सामने लफ्ज बोलता जा रहा हूँ, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इनकी छोटी छोटी जरा डेफिनेशंस का भी आइडिया होना चाहिए। बीच में एग्जांपल्स वगैरह भी लिखी होंगी, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। पेन पकड़ लें हाथ में, जो जो डेफिनेशंस आएंगी खास तो फिर मैं बताता रहता हूँ जो याद करनी पड़नी बात। Several terms are used in relevant costing to indicate how certain costs might be relevant or not relevant in decision making. एक लफ्ज में इस्तेमाल करता हूँ बार बार, कौन सा? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसे कहते हैं? नहीं, एक लाइन पर अंडरलाइन करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट is an additional cost that will occur if a particular decision is taken. इसको जरा वाइस वर्सा बोलना जरा। In other words, it will not occur if a particular decision is not taken. तो दो दफा बोल दें सेंटेंस में। That will occur if a decision is taken. That will occur if a decision is taken, and that will occur if a decision is taken, and obviously that will not occur if the decision is not taken. अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं और सच्चा इंकर हो रहा है और नहीं लेंगे तो नहीं होगा, तो ऐसा कच्चा कहलाएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट होती है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? ऐसी फिक्स कॉस्ट जो अकर होगी अगर आप डिसीजन लेंगे, और इन अदर वर्ड्स इनकर नहीं होगी अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे। इधर एक तो इसी में चला चल रहा है, पिछला भी देख लो, इसी तरह देखो, कम चल रहा है। देन एक लफ्ज है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट इज अमाउंट, फर्स्ट लाइन पढ़ो, बाय व्हिच फ्यूचर कॉस्ट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन व्हिच कोर्स ऑफ एक्शन इज। फॉर एग्जांपल, एक से ज्यादा रास्ते हैं, किसी एक रास्ते पे जाएंगे तो 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, किसी दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो 12 लाख का खर्चा होगा। डिफरेंशियल कॉस्ट बताएं, 2 लाख, सिंपल है। दोबारा पढ़ेंगे, कोई एक काम करेंगे तो 10 लाख का खर्चा होगा, कोई दूसरा करेंगे तो 12 लाख का खर्चा होगा। इन दोनों में फर्क कितने खर्चे का है? तो वो खर्चे का जो फर्क है वो क्या कहलाता है? The differential cost is the amount by which future costs will be different depending on which course of action is taken. अगर आप 12 लाख वाले रास्ते पे जाएंगे तो क्या 2 लाख इजाफी खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर आप 10 लाख वाले रास्ते पे चले जाएंगे तो वो 2 लाख बच जाएगा। तो वो जो 2 लाख लग जाएगा अगर उधर जाएंगे, या बच जाएगा अगर इधर आएंगे, is called as differential cost. A differential cost is therefore an amount by which future cost will be higher or lower if a particular decision is taken. एंड में अब ये असल में कुछ वर्ड इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाता है। इंक्रीमेंटल, ये भी कह सकते हैं ये 2 लाख इजाफी है, लेकिन अगर दो अल्टरनेट्स को कंपेयर करके डिफरेंस ले लेंगे तो उसी को डिफरेंशियल बोल देंगे। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एक एग्जांपल जरा पढ़े पहले। A company needs to hire a photocopier for next 6 months. हायर का मतलब रेंट पे, किराए पे। नीड्स टू हायर अ फोटोकॉपी, एक डेफिनेटली फोटोकॉपी मशीन खरीदी भी जा सकती है, लेकिन यहाँ वो रेंट की बात कर नेक्स्ट 6 months के लिए। It has to decide whether to continue using a particular type of photocopier which it currently rents at rupees 2000 each month, or whether to switch to using larger photocopier that will cost। इस वक्त जो फोटोकॉपी मशीन है उसका रेंट कितना, और अगर बड़ी वाली फोटोकॉपी मशीन लेंगे तो उसका। जी इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट नजर आती है? 1600 पर मंथ है, कैलकुलेटर पकड़े, मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यों करें, फर्स्ट लाइन में 6 मंथ्स का डिसीजन। तो 9600 will be the total differential cost of
switching from the current photocopier to the larger photocopier. Next paragraph के end में line underline करना, बाकी इधर एक नजर का पढ़ना है। अब जो डिसीजन ले रहे होंगे आपके, क्या दूसरे फोटोकॉपियर पे शिफ्ट करें या ना करें, इस 1600 के एक्स्ट्रा खर्चे को, डिफरेंशियल खर्चे को जहन में रखना चाहिए। इज इट अ रेलिवेंट कॉस्ट? ऊपर पैराग्राफ में जाए, डिफरेंशियल कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट, लास्ट लाइन अंडरलाइन करो। तो इसमें पहली लाइन बस और आखिरी लाइन में रेलिवेंट कॉस्ट, बस ये सफिशिएंटली आपको याद होना चाहिए। और याद करने का डेफिनेटली तरीका कोई ऐसा आंखें बंद करके रटा नहीं है। इसको जब भी कभी रिवीजन करें तो ये पेजेस भी रास्ते में आएंगे, तो इन पे रुक के एक नजर पढ़ना चाहिए। तो मेरे सामने दो दफा बोल दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट? एनी कंफ्यूजन? देन वर्ड्स आगे, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। बिफोर रीडिंग दिस आप बताएं, अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट होगी? अनअवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट होगी? इसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, जिसने होना ही होना, तो वो रेलेवेंट नहीं होगी। लेकिन ऐसा खर्चा जो हमारे डिसीजन से अवॉइड भी हो सकता है, और अगर डिसीजन करें तो इनकर भी हो सकता है। तो अवॉइडेबल कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज जिसका हम कर ही कुछ नहीं सकते। अनअवॉइडेबल फिर कैसे हो गई? अनअवॉइडेबल कॉस्ट की डेफिनेशन, अवॉइडेबल कॉस्ट की कोई डेफिनेशन जो आपको समझ में आती है, ऐसा खर्चा जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, और अनअवॉइडेबल ऐसा खर्चा जो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। मसलन मोबाइल का खर्चा है, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल सर का माल होगी, नहीं अवॉइड हो सकता सर। मैं बी रियलिस्टिक है, थ्योरेटिकल बात ना करें। आई कैप का खर्चा अनअवॉइडेबल है, सारे खर्चे अनअवॉइडेबल है, यहाँ तो अवॉइडेबल कोई नहीं। खाने पीने का खर्चा अनअवॉइडेबल है, अवॉइडेबल भी है कुछ, इस तरफ है शायद, वैसे जिंदगी मुश्किल है। तो आज एक डेफिनेशन पर पढ़ना, अवॉइडेबल कॉस्ट अ कॉस्ट दैट कैन बी सेव्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर डिसीजन इज टेकन। 3 दफा बोल दें। That could be saved whether or not a particular decision is taken, ठीक है। और अनअवॉइडेबल फिर क्या है? That will be incurred anyway, हम डिसीजन लें ना लें। फॉर एग्जांपल ये कल टाइची आया था, जल्दी से जरा ढूंढेंगे टाइची क्वेश्चन नंबर 7, उसमें एक लीज्ड मशीन आई थी। लीज्ड मशीन का 5000 पर मंथ रेंट था, हमने उसे रेंट पे ले लिया हुआ था। ढूंढिएगा जरा पॉइंट कौन सा है, पेज नंबर बताइएगा। पेज 65 ढूंढने जरा, मिल जाएगा। 5000 मशीन का रेंट, पेज नंबर पेज 65, ये एंड में कहीं है, ढूंढने बोल रहा 5000 ढूंढने पर एंड बेटा, जहाँ भी थर्ड लास्ट लाइन ना करो यार, नजर आ जाएगा, नजर आ रहा है 5000 कहीं भी है, फिर आप कहेंगे कौन सा जुमले का कौन सा वर्ड है, तो रहने बेटा मिल गया 5000 बस। ये 5000 में मसला क्या है? अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है। अब हम कुछ नहीं कर, हमने रेंट पे मशीन ले ली है, अब उस रेंट ने इंकर होना ही है, मोटर बनाए ना बनाए। मैंने इसको कमिटेड भी कहा था, ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो रहे थे, लेकिन कमिटेड कॉस्ट अनअवॉइडेबल ही होती है, एग्रीड कॉस्ट अनअवॉइडेबल ही होती हैं। आ जाओ वापस, अवॉइडेबल कॉस्ट रेलिवेंट होती हैं
या इरेलीवेंट होते हैं? और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये पढ़ना जरा, नॉट रेलिवेंट। थोड़ा सा अंडरलाइन करना, बस इन्हीं पे नजर पड़नी चाहिए बाद में रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, मेरे ख्याल इसकी जरूरत नहीं, फिर एग्जांपल अच्छी अच्छी करते हैं। कमिटेड कॉस्ट पढ़ना, अभी कमिटेड कॉस्ट की बात हो रही है। कमिटेड कॉस्ट आर कैटेगरी ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट। Underline करें next line. A committed cost, the cost that a company has already committed to, or an obligation already made that it cannot avoid by any means. Committed cost, the cost the company has already agreed to. Rent agreements, rent agreements लिखें इसके साथ। रेंट एग्रीमेंट हो चुका है, हमने पर मंथ 50,000 रेंट देना है, और रेंट एग्रीमेंट्स लीज एग्रीमेंट्स। एग्रीड कॉस्ट है, एग्रीमेंट्स के मुताबिक जो एग्रीड कॉस्ट है, जिनका जिनको बदलना अब आपके बस में नहीं है। या इन अदर वर्ड सही शायद ये चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रोडक्शन का मिले या ना मिले, इन एग्रीमेंट्स के मुताबिक आपने कॉस्ट इंकर करनी ही है। ठीक है, द कॉस्ट द कंपनी हैज ऑलरेडी कमिटेड टू और एन ऑब्लिगेशन ऑलरेडी मेड। परचेजेस की, क्रेडिट परचेज की एंट्री बोलना है। परचेजेस डेबिट एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिट आपकी एक ऑब्लिगेशन है। क्या अब इस ऑब्लिगेशन को आपने अदा करना ही करना है? आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीद लिया है, पैसे नहीं दिए, तो पैसे ना देने से एक ऑब्लिगेशन तो बनी हुई है, लेकिन क्या इस ऑब्लिगेशन को अब आपने फुलफिल करना ही है? तो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले ना मिले, उससे इसका फिर कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आपने मटेरियल खरीदना हो तो क्या उस खर्चे को आप अवॉइड कर सकते हैं? आप चाहे खरीदें अपने ना। तो इसमें असल में दोनों चीजें आ रही थी, मैं इसलिए लाइबिलिटी की एग्जांपल भी दी है। A committed cost is a cost that a company has already committed to or obligation that will be made या already made, और इसे हम अवॉइड ना कर सकते अगर हो तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती हैं? कमिटेड कॉस्ट। और नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करें, नॉट रेलिवेंट। एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं सर। A company bought a machine 1 year ago and entered into a maintenance contract for 20,000 rupees for 3 years. The machine is being used to make an item for sale. Sale of this item are disappointing. Sales of this item are disappointing and are only generating 15,000 per annum and will remain at this level for next 2 years. Company believes that it could sell the machine for rupees 25,000. The relevant cost in this decision are, अब आप अगर नेक्स्ट आने से पहले जरा दोबारा पढ़ना। हमने मशीन 1 साल पहले ली थी और उसको मेंटेन रखने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ 20,000 का 3 सालों के लिए। मशीन से आप कुछ चीजें बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो चीजें जो आप बना रहे हैं उसकी सेल डिसअपॉइंटिंग है। क्या मतलब? मतलब मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब आप फॉर एग्जांपल अगर ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या इस मशीन को मैं रखूं या बेच दूं, तो आपको किस अमाउंट को इस डिसीजन में कंसिडर करना चाहिए और शायद किस को कंसिडर नहीं करना चाहिए। पढ़े जरा ये दोबारा लाइन में, ये बात जरा ध्यान रखें। डिसीजन हम क्या लेना चाह रहे हैं कि क्या इस मशीन को अगले 2 साल रखा जाए या इस मशीन को बेच दिया जाए। जी सर। नहीं मतलब किसको किससे कंपेयर करना चाहिए? 25,000 को कंसिडर करना चाहिए। 25,000 पे हम बेच सकते हैं, कंसिडर करना चाहिए। और अगर नहीं बेचेंगे तो 15,000 पर एनम है, 2 साल अगर है तो 30,000 पे आइए।
क्या बस इन दोनों को आपस में कंपेयर करना चाहिए, या ये जो 20,000 ऊपर है इसको भी इस डिसीजन में कंसिडर करना चाहिए? वो 20,000 जो है वो तो अब इंकर होना ही है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। हमारा डिसीजन अब किन दो फिगर्स को देख के होना चाहिए? बेचेंगे तो 25,000 है, और अगर इस्तेमाल करेंगे तो 30,000। बताएं इस्तेमाल कर लें या बेच दें? इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर इस्तेमाल करने के बजाय बेच देंगे तो 5,000 का फिर लॉस होता है, जो नहीं होना चाहिए। तो इस डिसीजन को करते हुए हम 20,000 को अगर कंसिडर कर रहे हैं वैसे, इसको क्यों नहीं कर रहे? इसके साथ लिखे ये कौन सी कॉस्ट है? कमिटेड कॉस्ट है। बस अब रेलिवेंट कॉस्ट कौन कौन सी है, रेलिवेंट अमाउंट कौन कौन सी है जो फ्यूचर से रिलेटेड है। हम बेचेंगे तो 25,000 कमा लेंगे, नहीं बेचेंगे तो इंशाल्लाह 30,000 कमा लेंगे। किस तरफ जाना चाहिए? यकीनन 30,000 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 25,000 की तरफ जाएंगे तो आपको 5,000 का लॉस होगा। नीचे पढ़ लें। The relevant cost in the scene are the selling price of the machine and the revenue from sale of items. If the company sold the machine, it would receive 25,000 but lose 30,000 revenue over the next 2 years. ठीक है? An overall loss of definitely इस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन the maintenance cost is irrelevant as the company has to pay 20,000 whether it keeps the machine or sell it. Leases normally, आखिरी लाइन अंडरलाइन करें, leases normally represent a committed cost for full terms of the lease since it is extremely difficult to terminate a lease contract. तो लीजेस, लेकिन लीज करवानी है अगर वो आपने, वो भी कमिटेड कॉस्ट है। आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपने मशीन लेनी है और उसे लीज पे लेना है, लेकिन अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो कमिटेड कॉस्ट है, लेकिन अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो अवॉइडेबल होगी, आप चाहें तो कर लें चाहे ना करें। लेकिन वंस यू हैव मेड एन एग्रीमेंट ऑफ लीज, तो जो उसके मुताबिक रेंटल्स है वो अनअवॉइडेबल, उसकी बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या होना है? तो अगर हो गया है तो वो कमिटेड कॉस्ट, और अगर अभी होना है तो वो तो अवॉइड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद एक संक कॉस्ट आ रही है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। इसको जरा पहले आए जरा नेक्स्ट पेज नंबर 92 के मिड में, ये जरा कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी एग्जांपल्स और डेफिनेशंस है, पहले वो पढ़ना फिर देखते हैं इसकी जरूरत है। पेज 92 के दरमियान में डिस्क्राइब द टर्म्स लिखा हूं। एक वर्ड बार बार यूज हो रहा था, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इनको जरा फाइनल करें। पहले कौन सा लिखा हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं मिड ऑफ द पेज प्लीज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, an opportunity cost is a cost that measures the opportunity that is lost or sacrificed when the choice of one course of action requires that an alternate course of action be given up. दोबारा पढ़ें। Opportunity cost, the cost that measures the opportunity that is lost or sacrificed when choice of one course of action requires that an alternate course of action bears. एक से ज्यादा के रास्ते हैं, किसी एक रास्ते की तरफ जाते हुए जो दूसरे रास्ते का फायदा आपको छोड़ना पड़ रहा है, गिव अप करना पड़ रहा है, तो किस रास्ते का फायदा छोड़ना, किस रास्ते पे जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? किसी एक रास्ते पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उस रास्ते पे जाते हुए जो दूसरे रास्ते का फायदा आप उठा सकते थे, वो किस रास्ते पे जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2 कर लेते हैं। तो आपने अडॉप्ट किया फॉर एग्जांपल रास्ता नंबर 2, तो बता इसको ध्यान में रख के बताएं क्या करें। दूसरे रास्ते पे जाते हुए जो फर्स्ट रास्ते का बेनिफिट आप छोड़ रहे हैं, वो दूसरे रास्ते पे चलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरे रास्ते का फायदा है फर्स्ट रास्ते का फायदा? इंग्लिश में आ जाता है, ये तो अजीब से ही होगा। वन कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्स अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन बी गिवन अप। किसी एक रास्ते पे जाने के लिए अगर आपको दूसरा रास्ता छोड़ना पड़ रहा है, तो जिस रास्ते को छोड़ना पड़ रहा है उसका जो बेनिफिट सेक्रीफाइस आपने किया, दैट इज एन
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वर्ड समझ आ जाएंगे जरा, लेकिन बोल नहीं दफा जरा, क्या इसमें मेन वर्ड्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटी दैट इज लॉस्ट, इसको अंडरलाइन करें। चॉइस ऑफ वन कोर्स रिक्वायर्स alternate course to be given। ये वर्ड जरा ध्यान में रख के अपना जरा सेंटेंस बता दो इंग्लिश में। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लॉस हो जाएगी किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करने से, जिसको चूज करने की रिक्वायरमेंट ये है कि कोई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को छोड़ा जाए। गिव अप समझ जाएंगे? ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को छोड़ने की वजह से जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल देखें। A company has an opportunity to obtain a contract for the production of Z, which will require processing on machine X. The company has an opportunity to obtain a contract for the production of Z, which requires processing on machine X, which is already working at full capacity. The contract can only be fulfilled by reducing the present output of machine X, which will result in reduction of profit contribution by 2 lakh. ये स्टोरी क्या है? तो Z बनाने Z की प्रोडक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जिसको बनाने के लिए कौन सी मशीन की जरूरत है? मशीन एक्स जो है फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी फुलफिल किया जा सकता है अगर मशीन एक्स की प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन, प्रेजेंट आउटपुट को रिड्यूस किया जाए। लेकिन उसका नुकसान कितना है? उससे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो जाए। इफ कंपनी एक्सेप्ट्स द प्रोडक्ट, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लें और मशीन एक्स पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाना शुरू कर दें, तो ये जो 2 लाख रुपया है, कौन सा 2 लाख रुपया जो हम कमा सकते थे, दिस 2 लाख रुपया इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो जाएगा प्लीज? क्या एक्सेप्ट करने से क्या चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी? प्रोडक्शन ऑफ जी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से और उसको मशीन एक्स पे बनाने से जो 2 लाख रुपया हमें नुकसान हो जाएगा, वो 2 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जी को एक्सेप्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन जो हम कमा सकते थे अब नहीं कमा पाएंगे, वो हमें अब डेफिनेटली अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट से कमानी है। क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी? मींस जब हम प्रोडक्ट जी की प्राइस कोट कर रहे होंगे, तो क्या उसमें ये 2 लाख रुपया भी अपने खर्चों में लिखना चाहिए? अगर वहां से नहीं कमा सकेंगे तो उस कस्टमर से कमाना चाहिए। तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होती है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर? नेक्स्ट देखो सन कॉस्ट। सन कॉस्ट में काफी दफा वर्ड आ गया। क्या चीज होती है सन कॉस्ट? सन कॉस्ट इज द हिस्टोरिकल और पास्ट कॉस्ट दैट अ कंपनी हैज ऑलरेडी इंकर्ड। 3 दफा बोलेंगे जरा तुम। तीन दफा होना था सर, एक दफा भी नहीं होगी। Historical past costs the company has already incurred. These costs cannot be changed, recovered in any case, and are ignored while making a decision. Is it a relevant cost? Like example और देखें। A company mistakenly purchased. Next page है शायद आपको। A company mistakenly purchased a machine that doesn't completely suit its requirement. Full concentrate करना जरा। फर्ज करें 50 लाख रुपए की मशीन खरीद ली है, लेकिन मशीनरी खरीदने के बाद जब इंस्टॉल की तो पता चला ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली सूट नहीं कर रही। गलती से ऐसी मशीन खरीदी। द प्राइस ऑफ द मशीन ऑलरेडी पेड इज अ sunk cost and will not be considered while deciding whether to sell the machine or use it. बहुत ध्यान से जरा मेरी चंद गुजारिशात यहाँ सुनो। लेट्स से इस मशीन की कॉस्ट
50 लाख है जिसको हमने मिस्टेकनली मार्केट से खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या पता चला कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही। ये जो 50 लाख हम इंकर कर बैठे हैं, क्या इसे इस डिसीजन में कंसिडर करना चाहिए कि हम इस मशीन का फ्यूचर में क्या करें? नहीं, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अब इस मशीन का हम क्या कर सकते हैं? नहीं मतलब कुछ तो अगर तो अच्छा फर्ज करें कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं फर्ज करें वो भी नहीं कर सकते, बस इसे उठा के नहीं फेंकना है, और उठा के जो फेंकना उस पर डिस्पोजल कॉस्ट आनी है, तो बताएं क्या करें? ये डिसीजन लेते हुए कि इसे अब उठा के फेंक दें या ना फेंकें, क्या 50 लाख को देखना चाहिए? नजर बहुत आना है इसमें, ये नजर इसने मुसलसल आना है। मैं बल्कि एक जीरो और लगा दूंगा, 2 लगाता हूँ। फिर 500 मिली की मशीन, अच्छी सी मशीन है, इंपोर्ट की थी आपने। फॉर एग्जांपल ना ये बिकती है ना इसका कोई ऑल्टरनेट यूज, मशीन इंस्टॉल होगी, बताएं क्या करें? इंस्टॉल पड़ी रहने दें, जगह घेरी हुई इसमें, क्या करें? किसी कबाड़ी को किसी तरह दे दें। फर्ज करें कि मेरा जैसा बंदा मिला आपको, गौर से सुनना था, उसने क्या मैं 5,000 रुपए की लेता हूँ, नहीं बिल्कुल सीरियस रहना जरा, कैलकुलेटर उठाए, लॉस हो रहा है, बताएं बेच दें या ना बेचें? अगर 500 मिलियन देखेंगे ना तो ये डिसीजन कभी नहीं करेंगे। फर्ज करें मैं नहीं मिला आपको, क्या फायदा इसका? जीरो। क्या मुझे आपको चाय भी पिलानी चाहिए 5,000 देते हुए, 5,000 सॉरी लेते हुए? तो खाना खाना भी खिला देना चाहिए सर, खिला दें सर, 1,000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बहुत नखरे में हूं, मैं नहीं आ रहा, क्या मुझे मिलने आ जाना चाहिए साथ कुछ मिठाई शिठाई भी? किसको अगर देखेंगे तो ये 5 भी नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, 50 लाख के बारे में शायद आपको पहले सोचना, 500 मिलियन सॉरी हो गया, 500 मिलियन रुपए के बारे में आपको पहले सोचना चाहिए था। अब इसका कुछ कर सकेंगे हम मैक्सिमम क्या कर लेंगे हम, या तो इसे बेच के कुछ कमा सकते हैं या यूज करके कोई फायदा उठा सकते हैं। लेट्स अज्यूम यूज इसने होना नहीं, 5 रुपए की बिकती है, जरा मैं 3 जीरो और कम किए, तो क्या ये 5 रुपए किसी से ले लें? कम से कम उठा तो खुद लेगा, अनलेस वो ये कहते नहीं नहीं आपने पहुंचानी है, नहीं फिर हम देख लेंगे कि हमारी डिस्पोजल कॉस्ट क्या। 5,000 कर लेते हैं, 5 तो काफी कम है। लेट्स से 5,000 को दे रहा है, लेकिन वो कहता है पहुंचानी आपने मेरे पास है, 3,000 आपका खर्चा है, क्या बेच दें सर? डिस्पोजल कॉस्ट में कर दें, 2,000 फिर भी बचता है। यहाँ डिसाइड शायद ये हो रहा है कि चीजें खरीदने से पहले देखें कि इनका कोई फायदा भी है या नहीं, वरना अगर चीजें खरीदने के बाद आपने उन्हें गौर से देखा और फायदा ना निकला तो कौन सा खर्चा डूब जाएगा? परचेज कॉस्ट डूब जाएगी। यकीनन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यकीनन ये कहेगी कि गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल बनता है, तो वो एक अलग बहस है। कैश डेबिट 5,000, मशीन क्रेडिट 500 मिलियन, लॉस ऑन डिस्पोजल बनता है, वो ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनी स्टोरी है। लेकिन हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि क्या इसे बेचें, रखें या इस्तेमाल करें। हाँ अगर फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करने से कुछ 6,000 बचता है तो अभी भी क्या ये 500 मिलियन गौर से देखें या बस 5,000 और 6,000 देखें? बेचने में 5,000 मिलते हैं, इस्तेमाल से 6,000 बचते हैं, इस्तेमाल करना। कौन सी चीज बिल्कुल इरेलीवेंट होगी? जो कॉस्ट ऑफ इंकर कर चुके हैं, ये है संक कॉस्ट, दिस विल नॉट बी चेंज बिकॉज आप इस्तेमाल करें ना करें, बेचें ना करें, ये जो 500 मिलियन है ये अब खर्चा हो चुका है, दिस कैन नॉट बी चेंज, और therefore it is called as sunk cost which is not considered in future decision making.
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गेन लॉस अपनी जगह जरूर कैलकुलेट होगा, वो हिस्टोरिकल है, कितने का खरीदा था, कितना मिला है, नेट गेन लॉस क्या बनता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यकीनन रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन करते हुए कि मैं इसे इस्तेमाल करूं या इसे सेल करूं, मुझे ये देखना चाहिए सेल पे क्या मिलेगा, यूज से क्या बचेगा, और देन डेफिनेटली हायर ऑफ जाए या लोअर ऑफ जाए, हायर ऑफ जाए। अगर बेचने से ज्यादा मिलता है बेच दें, इस्तेमाल से ज्यादा बचता है तो इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात, समझ आ गई है सर? एक दफा दोबारा डेफिनेशन भी देख लें, पिछले पेज पे जाएं और एग्जांपल भी जरा दोबारा देख लें। कुछ आज अजीब अजीब सी बातें आपके साथ होनी, लेकिन आपने लॉजिकली चलना है जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए यहाँ पे? पिछले पेज पे जाएं वापस, पेज नंबर 92 के दरमियान में ना एक एग्जांपल और भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर भी हेडिंग है, उसमें एक एग्जांपल और है, वो पढ़ लो। करने का नहीं मतलब किस पेज पे है सर आप? A company has been asked by customer to carry out a special job. The work would require 20 hours of skilled labor time. This is there is a limited availability of skilled labor, and if the special job is to be carried out for the customer, skilled employees will have to be moved from doing other work that earns a contribution of rupees 60 per labor hour. अब आई होप के बाद कुछ समझने में आसानी होती जा रही है। The relevant cost of doing the job for the customer is the contribution that would be lost by switching the employees from other work. जी, यह काम हम कब करवा सकते हैं? अगर हम अपने एम्प्लॉइज को मूव करेंगे कहाँ से, यहाँ पे कितनी कंट्रीब्यूशन पर आवर कमाई जा रही है, हमें इस अपने काम के लिए कितने घंटे चाहिए, तो 20 घंटों की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर हम एम्प्लॉइज को वहां से शिफ्ट करके अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे लाएंगे तो पर आवर कितनी कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो जाएगा, तो 20 into 60 means 1200 is the opportunity cost of shifting the employees from the current job to this special job. पढ़ने जरा नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक होगी नहीं निकल पे? क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होती है सर? नेक्स्ट पेज पे ना एक डेफिनेशन रेलेवेंट कॉस्ट भी लिखी हुई है, ये जहाँ पे सम कॉस्ट वाली एग्जांपल खत्म हुई थी, पेज नंबर 93 के स्टार्ट में। रेलेवेंट कॉस्ट कैसे कहते हैं? द प्रेडिक्टेड फ्यूचर कॉस्ट दैट वुड डिफर डिपेंडिंग अपॉन, जो हमारे कोर्स ऑफ एक्शन से बदल जाती है। असल में ना इस वक्त जो वर्ड्स है ना ये थोड़े से इंटरचेंजेबली महसूस भी हो रहे हैं, एक है रेलिवेंट कॉस्ट वर्ड, एक है नॉट रेलिवेंट। तो असल में शायद ये मेन कैटेगरीज हैं, इसके अंदर है जरा। क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलिवेंट है? क्या डिफरेंशियल कॉस्ट रेलिवेंट है? क्या अवॉइडेबल कॉस्ट रेलिवेंट है? क्या कमिटेड कॉस्ट रेलिवेंट है? क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है? क्या संक कॉस्ट रेलिवेंट है? तो ये असल में मेन टर्म शायद रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट है, उसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज है। तो ये रेलिवेंट की भी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? वो फीचर की प्रेडिक्टेड कॉस्ट जो बदल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स ऑफ एक्शन। मसलन एग्जांपल देखने को, a company purchased raw material few years ago for rupees 1 lakh. A company purchased raw material few years ago for rupees 1 lakh. The customer is इधर ऐसे बंद करते हैं। The customer is prepared to purchase it for rupees 60,000. कितने का खरीदा था? एक कस्टमर इसे खरीदना चाहता है 60,000 का। द मटेरियल इज नॉट अदरवाइज सेलेबल,
but can be sold after further processing of 30,000. स्टोरी फाइनल करेंगे। कितने का खरीदा था? कितने का खरीदा था सर? एक कस्टमर ने कहा कि 60,000 का मैं खरीद लूंगा, लेकिन वो भी कब खरीदेगा? शायद जब 30,000 का खर्चा होगा। ऐसे ही द मटेरियल इज अदरवाइज नॉट सेलेबल बट कैन बी सोल्ड आफ्टर फर्दर, तो 60,000 मिल सकता है? 60,000 मिल सकता है सर। इट्स 60,000 में से 30,000 माइनस करेंगे सर, लाख भी तो माइनस करेंगे। ये जो एडिशनल 30,000 है ये तो रेलिवेंट कॉस्ट है, लेकिन जो 1 लाख इंकर कर चुके हैं वो इररेलेवेंट है, संक है, इररेलेवेंट है। लिखने 1 लाख क्या है? संक है। 30,000 रेलिवेंट कॉस्ट है। क्या 60,000 कमाने के लिए 30,000 का खर्चा करना होगा? तो 60,000 कमाने के लिए लाख का भी तो खर्चा करना होगा। लाख का खर्चा हम कर चुके हैं। अब हमें अगर ये फैसला करना है कि बेचना है, तो हमें अपनी इस डिसीजन मेकिंग में लाख रुपए को कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो संक है। हाँ, 30,000 इंक्रीमेंटल फ्यूचर रेलिवेंट कॉस्ट है, उसे कंसिडर करके ही डिसीजन लेना चाहिए। फर्ज करें इसे कन्वर्ट करने पे हमारा 70,000 का खर्चा आना है, तो 60,000 को भी देखें, 70,000 को भी देखें, यकीनन अब आपको नहीं बेचना चाहिए। 70,000 इंकर करके 60,000 लेना कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं है। लेकिन क्या 60,000 के लिए अगर 30,000 खर्चा करना पड़े तो 30,000 बचता है सर? हाँ डेफिनेटली। नेट लॉस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 70,000 का है। ये ढूंढ रहा कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहेगी कि नेट लॉस ऑन डिस्पोजल, नेट लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? 70 कैसे? लेकिन जरा इसे इस एंगल से देखें, अगर हम नहीं बेचेंगे तो अब नेट लॉस कितना है? ये लाख पूरा ही लॉस है, तो बेहतर नहीं लास्ट लाख के लॉस को 70,000 के लॉस में कन्वर्ट करना। तो यकीनन लाख इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद है नहीं, अब था। ये कब सोचना चाहिए था? जब मटेरियल लिया था। लेकिन अगर आप ले बैठे हैं तो अब बस क्या हो सकता है, या तो इस्तेमाल कर लें या बेच दें, और अगर बेच के कुछ बचता है तो शायद बचा लेना चाहिए, नेट लॉस रिड्यूस हो जाए। एनी कंफ्यूजन सर? फाइनली सर इस तरह करें, ये पेज नंबर 90 में है। अब इसमें से याद करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, उनको जरा एक नजर टिक लगा लीजिएगा। सबसे पहले एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट की एक फर्स्ट लाइन अंडरलाइन की हुई आपने, मैं सब दोबारा शायद बता रहा हूँ। डिफरेंशियल कॉस्ट की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में जहां लिखा हुआ था कि रेलेवेंट कॉस्ट है। ये एग्जांपल जस्ट अगर पढ़नी हो तो इस वजह से है कि अगर याद ना आए कि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है। फिर अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल की डेफिनेशन, और अवॉइडेबल रेलिवेंट है या नहीं है सर? फिर पेज 91 के दरमियान में कमिटेड कॉस्ट की डेफिनेशन है, बाकी एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। और ये जो हमने 92 पेज पे पढ़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन, संक कॉस्ट की डेफिनेशन, और 93 पेज पे रेलिवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन। कौन कौन सी डेफिनेशंस फाइनली होगी अगर आपने बतानी बाद में? नहीं, शुरू से जरा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट की, डिफरेंशियल कॉस्ट की, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल, कमिटेड कॉस्ट। बाकी एग्जांपल्स पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, जरूरत नहीं है। लेकिन संक कॉस्ट की ना, वहां जो डेफिनेशन पेज 91 के एंड पे वो रहने दीजिएगा, आपको ये काफी है। और ये वाली जरा ज्यादा बेहतर है जो पेज नंबर 92 पे है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी, संक की भी, और रेलिवेंट कॉस्ट की भी। तो बस इन पेजेस की ये सिग्निफिकेंस है कि जब भी कभी रिवाइज करें तो इस एंगल से ये डेफिनेशंस पढ़ें कि अगर कभी लिखनी पड़ जाए इनकी डेफिनेशंस, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आप एक दो लाइनें कम से कम लिख सकें। देन आ जाए काइंडली वापस जरा पेज नंबर, बाकी फिर आगे बाद में जाता है। एक जरा एक इंपॉर्टेंट सीन और आपसे करवाना है, पेज नंबर 66 पे आएगा। पेज नंबर 66, इसके दरमियान में ढूंढना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से नीचे एक हेडिंग ढूंढे, इज डेप्रिसिएशन अ रेलिवेंट कॉस्ट। इसके आगे जो लिखा हुआ वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले आपने सिर्फ जहनी तौर पे सोचना है, क्या डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस? आ गए हैं सर, बाकी एक्सपेंस तो है, लेकिन यहाँ हेडिंग है इज डेप्रिसिएशन आर रेलिवेंट कॉस्ट।
नहीं एक मिनट में जान के पॉज जरा कर रहा हूँ, मेरा पेज भी घूम गया, पेज ढूंढ रहा हूँ मैं, अब जरा खुद से सोचते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ेंगे तो ज्यादा फंसेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब हम डिस्कस कर लेंगे तो सही लिखा होगा। क्या डेप्रिसिएशन रेलिवेंट कॉस्ट है? क्या डेप्रिसिएशन कैश ट्रांजैक्शन है? रट्टे लगे हैं फुल है यार, डेप्रिसिएशन एंट्री हो जाए सर। अगर आपके पास कोई मोबाइल है, सॉरी मेरे मोबाइल की तरफ इसलिए आना पड़ा कि शायद यही समझ आता है, अगर उन्होंने गाड़ी कह दी, गाड़ी अभी है नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 2 लाख रुपए का मोबाइल लिया, क्या इसको लेने के बाद इसकी डेप्रिसिएशन आप अवॉइड कर सकते हैं? नहीं सही है, डेप्रिसिएशन के बड़े मेथड्स हैं, लेकिन आप जिस तरफ चले गए हैं उस तरफ मैंने अभी 1 मिनट में आना, बाकी पहले बिल्कुल सिंपल बात मैंने क्या एग्जांपल दी है, 2 लाख रुपए का आपने एक मोबाइल लिया, लेट्स अज्यूम आप उस मोबाइल को यूज नहीं कर रहे, आपके पास और भी अल्हम्दुलिल्लाह है, आपने उसे ड्रॉअर में रख लिया, तो देयरफॉर वो डेप्रिशिएट तो नहीं होगा? नहीं, उसके ऊपर लिख देंगे, एक चिट लगा देंगे, यू आर नाउ अवेलेबल फॉर यूज, और देयरफॉर वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें आप अकाउंटेंट ही नहीं है, फर्ज करें आप अकाउंटेंट नहीं है, आप अल्हम्दुलिल्लाह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गूगल में आप बड़े अच्छे लेवल पे जॉब करते हैं, वहां आपने मोबाइल लिया, ठीक हो, चलो ठीक है, छोटी सी जॉब, मैं तो कर रहा था बड़ी, मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक जा रहा था, चलें ठीक है, वक्ती तौर पे भी है इंशाल्लाह ऊपर चलेंगे। आपने वहां मोबाइल लिया, वापस आने वहां मोबाइल ले लिया, लेकिन यूज नहीं कर रहे, और आप अकाउंटेंट भी नहीं है, तो आपका मोबाइल तो डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो यार आपको पता ही डेप्रिसिएशन, मेरी कुछ बातें करो, इस ठंडे दिल से आराम से आपने सोचना है, तो मैं कुछ एग्जांपल इसलिए क्रिएट करूं कि आप पहले से अच्छी तरह सोचो। अगर कोई नॉन अकाउंटेंट हो, उसके एसेट्स कैसे डेप्रिशिएट हो सकते हैं, उसको पता ही नहीं डेप्रिसिएशन क्या होती है, और अगर आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो फिर डेप्रिसिएशन कहां से आ गई? क्या चीजें पड़ी पड़ी भी पुरानी ऑब्सोलीट हो जाती हैं? फॉर एग्जांपल 3-4 साल बाद अगर वही मोबाइल तो फॉर एग्जांपल डब्बे से भी अपने नहीं निकाला था, आप खोले तो वैसा का वैसा ही होगा, अगर वैसा का वैसा होगा भी तो ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजीज। फर्ज करें आपने कोई नई गाड़ी ली है, और गाड़ी आपने अपने गैराज में खड़ी कर ली है, लेकिन इस्तेमाल में कम नहीं है, हेलीकॉप्टर भी शायद ले लिए, मतलब इस्तेमाल में गाड़ी नहीं है, तो क्या वैसी की वैसी रहेगी? आप अकाउंटेंट भी नहीं है, तो आपकी गाड़ी कैसे डेप्रिशिएट होगी? नहीं सोच से जाए ना, जरा खुद ही आप थोड़ा सा विजुलाइज कर ही सकते हैं, क्या इवन देन अगर आप अकाउंटेंट नहीं है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी? आउटडेट तो होती जाती हैं चीजें, लेकिन ग्रेजुअली और नहीं कुछ, उनकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, और यकीन लैंड की बात नहीं हो रही, लैंड एक अलग बहस है, लैंड तो वैसे ही डेप्रिशिएट नहीं होती, तो उस तरफ नहीं हम जा रहे, उसकी तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, है उसकी डेप्रिसिएशन, तो उसकी बहस नहीं हो रही, बाकी डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात हो रही। कोई भी अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट ले लें, चाहे वो अकाउंटेंट ना भी हो, तो क्या उसने डेप्रिशिएट हो जाना है? इस्तेमाल करने से चीजें डेप्रिशिएट होती हैं, पड़ी पड़ी भी हो जाती है, इस्तेमाल करेंगे शायद जल्दी हो जाएंगी, पड़ी पड़ी भी इवन देन आहिस्ता आहिस्ता पुरानी जरूर होती जाएंगी, और कुछ नहीं ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो क्या अगर कोई एसेट आपने ले लिया है तो उसकी डेप्रिसिएशन अब अनअवॉइडेबल है? क्या अगर कोई एसेट आपने ले लिया है तो उसकी डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल है? अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है? और अगर अनअवॉइडेबल है तो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? एक एसेट आपने ले लिया, उसकी डेप्रिसिएशन होनी ही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
हम एक काम करते हैं, हमने जो एसेट लिया ना, हम इसको मशीन आवर्स, फॉर एग्जांपल हमने को मशीन ली है, हम इसे मशीन आवर्स की बेस पे डेप्रिशिएट कर देंगे। मशीन आवर्स मेथड पहले रिवाइज कर लेते हैं। मशीन आवर मेथड ये कि जितने घंटे मशीन चलेगी उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करें, और फर्ज करें हम ये मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर ये मशीन डेप्रिशिएट नहीं होगी। हम एक पेज पे लिखेंगे कि मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन मशीन आवर बेसिस, और वो पेज चिपका देंगे मशीन के ऊपर, और देयरफॉर ये मशीन अब डेप्रिशिएट होना छोड़ देगी। उसके ऊपर लिखा हुआ है। असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मिक्स हो रही है हमारी, तो वही मैंने अलग करनी है। मशीन के ऊपर लिख के लगा देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, तो वो हर साल अब इक्वल डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा देंगे, तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस से होना शुरू हो जाएगी। ये सारे जो मेथड्स हैं ये सिर्फ एस्टिमेटेड मेथड्स हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि हम शायद इससे इक्वल बेनिफिट्स लेंगे, देयरफॉर स्ट्रेट लाइन मेथड रख लेते हैं। हमें शायद शुरू के सालों में ज्यादा फायदा मिलेगा, देयरफॉर हम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। बाद वाले सालों में कम बेनिफिट्स मिलेंगे, देयरफॉर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ड्रॉप कर लेते हैं। प्रेजेंट में कैसे होता है? ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसकी क्या वजह? जब डीबीसी रेट मल्टीप्लाई हो। फिर एक मेथड ये भी हो सकता है कि मशीन को घंटों के हिसाब से डेप्रिशिएट कर दें। डेप्रिशिएट कर दें, अगर कोई अकाउंटेंट नहीं है फिर तो उसकी मशीन डेप्रिशिएट ही नहीं होनी चाहिए, ना उसे स्ट्रेट लाइन मेथड पता है, ना रिड्यूसिंग पता है। तो ये सभी जो मेथड्स है ये सिर्फ इसलिए हैं ताकि अपनी एसेट की कॉस्ट को आप किसी रीजनेबल बेसिस पे रेवेन्यू के साथ मैच कर सकें। ये मैच मीनिंग समझ आ जाएगा ना? जिन सालों में बेनिफिट्स मिलने हैं उन सालों में ये खर्चा एक्सपेंस आउट हो जाए। डेप्रिसिएशन का सिर्फ मकसद ये है, डेप्रिसिएशन का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक साल, फॉर एग्जांपल 50 लाख की मशीन है, ये एक साल का खर्चा है, या सपोज 5 साल इसकी लाइफ है तो 5 साल का खर्चा है। अब ये 5 सालों में कैसे डिवाइड होना? स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और रिड्यूसिंग भी, मशीन आर भी, यूनिट्स मेथड भी। तो ये तो सिर्फ खर्चा एलोकेट करने के मेथड। क्या एसेट अगर खरीद लिया है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या डेप्रिसिएशन हो ही जानी है? हम मशीन रख लेंगे ना यार, नहीं यहीं तक असर पहुंचना। हम प्रोडक्शन यूनिट्स रख लेते हैं और यूनिट्स नहीं बनाएंगे, तो क्या इवन देन उसे डेप्रिशिएट हो जाना है? हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल मशीन और मेथड रख लिया आपने और मशीन आज इस्तेमाल नहीं हुए तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें, लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती चार्ज ना करें, लेकिन क्या वो डेप्रिशिएट हो नहीं रही होगी? अगर ऐसे होता फिर तो इसका मतलब एसेट्स का पता है कि हमें किस मेथड से डेप्रिशिएट होना है, एसेट्स तो नहीं पता। हम अकाउंटेंट्स लाइफ एस्टिमेट करके अपने एक अंदाजे की बेस पर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या अगर एसेट्स को ना पता हो कि हमने किस मेथड से डेप्रिशिएट होना है तो क्या इवन देन उन्होंने डेप्रिशिएट हो जाना है? फाइनल आने जरा, आपके पास अगर कोई एसेट है और डेप्रिशिएबल है तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल है या अवॉइडेबल है? क्या उसने इंकर होना ही होना है? लेकिन आप आ जाए जरा दूसरी सिचुएशन में, फर्ज करें आपने एक मशीन खरीदनी है, आप एक डिसीजन ये ले रहे हैं कि मैंने 50 लाख की एक मशीन खरीदनी है, खरीद ली है, खरीदनी है। क्या उस 50 लाख की मशीन की डेप्रिसिएशन आप अवॉइड कर सकते हैं? क्या उस मशीन की डेप्रिसिएशन, उस मोबाइल की डेप्रिसिएशन, उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन जिसे अभी आपने खरीदना है, उसकी डेप्रिसिएशन आप अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, वो जिसके पास है उसकी डेप्रिसिएशन होगी, हमारे लिए वो कब डेप्रिसिएशन बनेगी? जब हम खरीद लेंगे। अगर हमने खरीद ली है तो देन ये डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने मशीन अभी खरीदनी है
तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन हमारे लिए कोई रेलिवेंट कॉस्ट कंसिडर होगी? हमने एक मशीन खरीदनी है, खरीद ली है, तो क्या होगा जी? अनअवॉइडेबल। और अगर खरीदनी है तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन को अवॉइड कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? खरीदेंगे तो इंकर होगी, नहीं खरीदेंगे तो नहीं इंकर होगी। तो डेप्रिसिएशन इज अ रेलिवेंट कॉस्ट और नॉट? if the asset is in hand if the asset is in hand then it is unavoidable irrespective of method of depreciation. Let me repeat, if the asset is in hand then the depreciation is unavoidable irrespective of ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बीच में कहां से लाया मैं? वो मशीन आर को कंफ्यूज नहीं करना। मशीन आर की बेस पे फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे या डेप्रिसिएशन होगी नहीं? अगर नहीं यूज हम चार्ज नहीं कर रहे होंगे लेकिन एसेट डेप्रिशिएट तो हो रहा होगा, बल्कि शायद अगर इस्तेमाल ना हो रहा हो तो उसकी शायद मेंटेनेंस भी नहीं करवाई जा रही होती, वो शायद पड़ा पड़ा ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगा। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करें, लेकिन द कॉस्ट अकाउंटिंग से कि डेप्रिसिएशन तो हो रही है। तो इफ द एसेट इज इन हैंड ऑलरेडी परचेज्ड देन द डेप्रिसिएशन is unavoidable cost irrespective of method of depreciation. But if the decision making scenario requires that asset is to be purchased, तो देन क्या उस एसेट की डेप्रिसिएशन जो अभी खरीदना है वो अवॉइडेबल कॉस्ट हो सकती है? लेकिन अगर आपने खरीद लिया है, इसका मेरा मतलब ये बनना है कि चीजों को खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमें जरूरत है या नहीं है। अगर आपने खरीद लिया है तो फिर उसने खर्चे ने इंकर हो गया हुआ है, अब उसने डेप्रिशिएट होना ही होना है। लेकिन अगर अभी हमने खरीदना है तो हमारे पास ये चॉइस है, हम खरीदेंगे तो इंकर होगी और अगर नहीं खरीदेंगे तो इंकर नहीं होगी। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस स्टोरी? इज डेप्रिसिएशन अ रेलेवेंट कॉस्ट? आप पढ़ के देखते हैं, आप पढ़ के देखते हैं। अगर एक नजर पढ़ने फिर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट इफ द एसेट इज ऑलरेडी परचेज्ड एंड यूज्ड बाय बिजनेस irrespective of method of depreciation को अंडरलाइन करो। However, if a decision-making scenario requires to purchase an asset, then the depreciation is, अगर कोई हम ऐसा सिनेरियो करें जिसमें ये रिक्वायर्ड है कि हमने डिसीजन ये लेना है कि क्या एसेट खरीदें या ना खरीदें, तो क्या उस डिसीजन को लेते हुए, किस डिसीजन को लेते हुए कि एसेट खरीदें या ना खरीदें, फिर डेप्रिसिएशन भी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। असल में ना बात पूरी असल में ये है, कंसंट्रेशन सुनिएगा मेरे लास्ट वर्ड्स। डेप्रिसिएशन रेलिवेंट कॉस्ट का यहाँ मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मशीन आनी 50 लाख की, तो क्या वो 50 लाख की मशीन अगर लेनी है अभी तो 50 लाख का खर्चा अवॉइडेबल है? 50 लाख की मशीन का खर्चा अवॉइडेबल है, हम कर भी कर सकते हैं और अभी नहीं भी कर सकते हैं। हम डिसीजन ले सकते हैं मशीन खरीदनी है तो ये खर्चा इंकर हो जाएगा, और अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि मशीन नहीं खरीदनी तो ये 50 लाख बच जाएगा। तो ये जो 50 लाख की मशीन है, क्या इसी 50 लाख ने फ्यूचर की डेप्रिसिएशन बनना है? तो असल में बात ये है कि जो मशीन की कॉस्ट है वो रेलिवेंट है, लेकिन मशीन की कॉस्ट का अगर फायदा फॉर एग्जांपल 5 साल होना है तो दैट कॉस्ट विल बेनिफिट अस फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, मींस उसकी जो डेप्रिसिएशन बनेगी 5 सालों की उसको इसलिए रेलिवेंट कहा जा रहा है क्योंकि असल में वो कॉस्ट रेलिवेंट है। लेट मी रिपीट, 50 लाख की मशीन है, खरीदनी है, क्या ये रेलिवेंट है? ये रेलिवेंट है। और क्या इसी 50 लाख ने फ्यूचर की डेप्रिसिएशन बनना? तो असल में कॉस्ट रेलिवेंट है, लेकिन वो कॉस्ट किसी एक साल की एक्सपेंस, वो कॉस्ट किसी एक साल में एक्सपेंस आउट नहीं होनी, उसकी यूजफुल लाइफ में एक्सपेंस आउट होनी है, इसलिए यहाँ वर्ड डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्या 50 लाख इज अ रेलिवेंट कॉस्ट? लेकिन अगर 5 साल लाइफ है तो क्या मैं इस तरह कह सकता हूँ 50 लाख डिवाइड बाय 5, 1 मिलियन इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 5 years? 1 मिलियन इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 5 years या 50 लाख इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट? क्या ये एक ही बात है? 50 लाख को 1 मिलियन तक कैसे बना दिया मैंने? डिवाइड बाय 5, क्या 50 लाख इज द रेलिवेंट कॉस्ट? बट इट इज रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, विच मींस हर साल की फ्यूचर की रेलिवेंट कॉस्ट 1 मिलियन जब मैं कहूंगा तो दिस 1 मिलियन इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट या डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। 50 लाख क्या चीज है? कॉस्ट है, और 1 मिलियन क्या चीज है? उसी की डेप्रिसिएशन है। क्या अगर एसेट खरीदना है
तो उसकी कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है, लेकिन रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, जो भी इसकी यूजफुल लाइफ होगी। तो यूजफुल लाइफ में जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी दैट इज डेप्रिसिएशन पर एनम ऑफ दैट एसेट जो अभी हमने खरीदना है। लेट्स कंक्लूड वंस अगेन, एसेट 50 लाख का है, खरीदना है, रेलिवेंट है, लेकिन ये 50 लाख 1 साल की रेलिवेंट कॉस्ट है या 5 सालों की? तो जब हम इसे कहते हैं 5 सालों की रेलिवेंट कॉस्ट, तो विच मींस वी आर सेइंग कि डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट इज द रेलिवेंट कॉस्ट। क्या डेप्रिसिएशन और चीज है और कॉस्ट और चीज है? नहीं, कॉस्ट ही ने डेप्रिशिएट होना। मतलब ये तो नहीं कि 50 लाख की मशीन अलग चीज है और 10-10 लाख की डेप्रिसिएशन अलग है। क्या उसी 50 लाख ने डेप्रिशिएट होना है? तो क्या 50 लाख इज अ रेलिवेंट कॉस्ट? क्या 50 लाख इज अ रेलिवेंट कॉस्ट अगर एसेट अभी आपने खरीदना है, और वही 50 लाख जो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन है इज अ रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द 5 years। अगर 10 साल है तो वही 50 लाख इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ। लेकिन फाइनली काइंडली कौन सा एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं है और कौन सा एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन रेलिवेंट है? तो डिसीजन सिर्फ ये है। अगर एसेट आपके पास है तो अब ये मेथड्स डिपेंडेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन ने इनकर होना ही होना है। लेकिन अगर एसेट अभी आपने नहीं खरीदा तो आप इस एसेट की जो अभी आपने खरीदना है उसकी डेप्रिसिएशन को अवॉइड कर सकते हैं। नहीं खरीदेंगे तो अवॉइड हो जाएगी, और अगर खरीद लेंगे तो अवॉइड, फिर ये खर्चा अवॉइड नहीं हो सकेगा। मीन्स से अगर एसेट आपके पास नहीं है तो क्या ये खर्चा बचा लेंगे आप? कब बचा लेंगे, कब नहीं बचाएंगे? मतलब नहीं खरीदेंगे तो बच जाएगा, खरीदेंगे तो इनकर हो जाएगा। लेकिन जो एसेट आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुआ है खरीद के, उसकी कॉस्ट अनअवॉइडेबल। बाकी खुद से एक मिनट पढ़ लें, तो मेरे वर्ड्स में अगर कंफ्यूजन रहेगी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट तो पढ़ लें। और नहीं सर, ये रेलिवेंट है, तब भी रेलिवेंट, है सर। अगर एसेट खरीद लिया आपने, तो वो जो मशीन है उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, मशीन की रनिंग कॉस्ट रेलिवेंट है, लेकिन मशीन की डेप्रिसिएशन इज इररिलेवेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जरा फर्दर एक्सप्लेन कर दो जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए सर? मैंने सारी वर्किंग जो की है आपके सामने या डिस्कशन की है, ये कोई कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से की है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग? क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन आप उन एसेट्स की चार्ज करते हैं जो आपने खरीद लिए हैं या खरीदने हैं? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना, बार बार शायद एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कुछ दिन से, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। जो एसेट खरीद लिया है उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इस वक्त हम क्या सीख रहे हैं? फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग। तो क्या फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करते हुए उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी परचेज होके इस्तेमाल हो रहे हैं हम अवॉइड कर सकते हैं? जो खरीद लिए हुए हैं यार, उनको अवॉइड नहीं कर सकते, और किन को अवॉइड कर सकते हैं? इंशाल्लाह इस बहस पे जो भी हुई है, कल हमने बड़ा एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन करना, लेकिन आज इस तरह करें जरा, जो रिमेनिंग टाइम हो गया थोड़ी सी बात और खत्म करना। हाँ जी, if however the decision making scenario requires to purchase an asset, अगर डिसीजन मेकिंग सिनेरियो ये है कि हमने एसेट अभी खरीदना है, तो क्या इस डिसीजन को लेते हुए कि खरीदें या ना खरीदें, एसेट की डेप्रिसिएशन को कंसिडर करें? डेफिनेटली पूरी यूजफुल लाइफ की डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। अगर हमने किसी एक साल का, एक फ्यूचर के 1 साल का डिसीजन लेना है, तो हम फ्यूचर के 1 साल की डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे। अगर हमने पूरी यूजफुल लाइफ का डिसीजन लेना है तो हम इसकी पूरी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। मतलब हमें जरूरत उसकी 1 साल में है, लेकिन हमें इस तरह अभी नहीं करें काइंडली, अदरवाइज वर्ड्स फाइनल है, बाकी ये मैं कल क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। अगर आपने एसेट लेना है तो डेप्रिसिएशन में कहना चाहूँ रेलेवेंट कॉस्ट है। सर जी ना करें सब प्लीज। और अगर एसेट ले लिया है तो उसकी डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल है और नॉट रेलेवेंट है। पहले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अब क्लियर है? अब अगर हमने फ्यूचर के सिर्फ एक ही साल का डिसीजन लेना है, मतलब लेट्स से हमने डिसीजन ये लेना है कि नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा अगर हम ये एसेट परचेज करके इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमें पूरी कॉस्ट कंसिडर नहीं करनी चाहिए, फिर हमें सिर्फ उसकी उस साल की डेप्रिसिएशन कंसिडर करनी चाहिए।
लेकिन अगर हमें सारे सालों का डिसीजन लेना, इस एसेट को इस्तेमाल करके हम फ्यूचर के कितने सालों में कितना प्रॉफिट कमा सकेंगे, तो डेफिनेटली हम पूरे सालों की डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम पूरी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, पहले ये यहाँ तक डिसीजन लेना है, कब कंसिडर होना चाहिए और कब नहीं। अगर एसेट है तो अभी इररिलेवेंट है कि डेप्रिसिएशन कितनी है, लेकिन अगर एसेट अभी नहीं आया तो उसकी कॉस्ट और देयरफॉर उसकी डेप्रिसिएशन एक रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। अगर एसेट नहीं आया यानी फ्यूचर में है फिर उसकी डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कॉस्ट होगी, तो पास्ट में वैसे सम कॉस्ट हो यानी जो भी, लेकिन अगर करंट में अभी कुछ है तो उसकी, अगर हमने देखे यही तो वो एक लम्हा ही है। भाई ने सवाल ये किया अगर हमने अभी खरीदा, अगर आपने खरीद ली है तो स्टोरी एंड होगी। अगर आपने कोई चीज खरीद ली है तो अब उसकी डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल है। आपने अभी मोबाइल खरीदा है, अब आप इसे रोक लेंगे डेप्रिशिएट होने में, लेकिन अभी आपने खरीदना है, आपका हाथ बढ़ रहा है, ये कब तक अवॉइडेबल है? जब तक आप उठा के पैसे नहीं देते। हाँ ये सही है, रिस्क एंड अवार्ड। जिस लम्हे रिस्क एंड अवार्ड आपके हो गए, यहाँ के बाद रिस्क एंड अवार्ड आपके हो गए, अब डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल है। और अगर रिस्क एंड अवार्ड अभी आपके नहीं हुए तो कब तक अवॉइडेबल है, कब तक अनअवॉइडेबल? जब तक, मेरा हाल है रिस्क एंड अवार्ड डेफिनेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बहस है, जब तक एसेट आपका नहीं हुआ आप डेप्रिसिएशन अवॉइड कर सकते हैं। ये सही है मेरे वर्ड्स? वाइस वर्स आप बोल दो। और एसेट अगर हमारा हो गया है, चाहे अभी हुआ है या 5 साल पहले हुआ था, डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल। अभी हुआ है या पिछले 50 साल पहले हुआ है, अगर हो गया है, आपका हो गया है तो डेप्रिसिएशन अनअवॉइडेबल है। और अगर एसेट अभी आपका होना है, और हो सकता है हो या ना हो, अगर ये फैसला आप करने की पोजीशन में है कि मैं खरीद भी सकता हूं और मैं नहीं भी खरीद सकता, तो अगर आप अभी इस सिचुएशन में है तो देन डेप्रिसिएशन आप अवॉइड कर सकते हैं, और देन इन दैट केस ये रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। आप कुछ क्लियर प्लीज? असल में मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, वो बहुत लेंथी है, हमें शायद पूरा कल का क्लास का टाइम चाहिए उस पर। आज जो बात हो सकती है उधर पेज नंबर ढूंढना था, थोड़ा सा आगे हैं। एक पेज ढूंढना था, पेज नंबर 98। कुछ अर्सा पहले, बल्कि शायद हमने जब ये डिस्कशन स्टार्ट की थी टॉपिक की, उस वक्त हमने एक प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजंस लिए थे, लेकिन उस जमाने में और आज के इस जमाने में थोड़ा सा बारीक सा फर्क है ना, तो कंसल्टेशन रखनी है हमने। पेज नंबर 98 पे आप है, एक टेबल सा बना हुआ मिल गया सर। ये एक सिनेरियो पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपके सामने इंशाल्लाह पेज खोल लेता हूँ। कंपनी वी makes 4 products PQRS. The budget for the next year is as follows. इसकी क्रिमिनल रिक्वायरमेंट देखें टेबल के अंदर। State with reason whether any of the products should be withdrawn from the market. ये प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन ही है जी, जो हमने फर्स्ट डे किया था। ऊपर एग्जांपल के साथ ब्रैकेट में लिखना है वर्ड्स। बिजनेस अबेंडनिंग डिसीजन है या प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन? प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन कब होता है? ये फर्स्ट पेज पे जाए जरा एक मिनट, ये डिसीजन मेकिंग के चैप्टर के फर्स्ट पेज पे जाए। नहीं, एक नजर रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट पेज पे जाएं, 2 सिनेरियोज बने हुए थे। पेज नंबर बताइएगा फर्स्ट पेज का, पेज नंबर 56। हाँ जी बिल्कुल सही है, पढ़ें जरा, ढूंढे वर्ड्स को, कंक्लूजन ड्रॉ है पेज के एंड तक शायद आहिस्ता आहिस्ता। क्या अगर प्रॉफिट नेगेटिव हो, मींस लॉस हो, तो तब प्रोडक्ट को बनाना छोड़ना चाहिए, या कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो? सिनेरियो 1, प्रोडक्ट कौन सी थी? एबीसी थी। बी का नेट लॉस था, बी में नेट लॉस था, लेकिन बी की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव थी 90। क्या इसको बनाते रहे? यार लॉस है। नीचे सिनेरियो में जाए, नीचे सिनेरियो में जाए, सी प्रोडक्ट थी नीचे मेरा ख्याल सेकंड सिनेरियो में। क्या सी को बनाते रहे? क्यों नहीं? तो डिसीजन हुआ था कंट्रीब्यूशन नेगेटिव और पॉजिटिव से। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो बनाते रहें, अनलेस कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव हो। तो डिसीजन मेकिंग शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ
कंट्रीब्यूशन रादर देन द प्रॉफिट। प्रोडक्ट को कब तक बनाते रहे, फाइनल वर्ड बोल रहे हैं, जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव। तो इसी डिस्कशन में बस एक छोटी सी और चीज बस इनकॉर्पोरेट होनी। अब आ रहे हैं वापस पेज नंबर 98। कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कौन कौन सी? PQRS। नीचे जाए वापस रिक्वायरमेंट में, आपने क्या डिसीजन लेना है? नहीं एंड कि एनी ऑफ द प्रोडक्ट को विड्रॉ किया जाए या ना किया जाए, वैसे वही डिसीजन लेना हमने। तो हमें बेसिकली क्या ढूंढना है फिर? कंट्रीब्यूशन। अब आए डाटा पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, यहां तक होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये साथ साथ रहेगा करंटली, अभी आ रहा है वैसे पेज भी, लेकिन साथ साथ 800, 1500, 1100, 1200 क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। लेफ्ट साइड पे लिख लें जरा, 800, 1500, 1100, 1200 इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी मतलब प्रेजेंटेशन उसने थोड़ी सी ऊपर नीचे की हुई, इसके आगे भी सेल है और कंसिडरेशन फुल रखते हैं जरा। अब किस में से क्या माइनस करके क्या निकाला? सबकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव लेकिन जंप नहीं लगा। अब इस डेटा में और आपके फर्स्ट पेज के डेटा में एक फर्क है। जरा काइंडली फर्स्ट पेज सामने रखें। फर्स्ट पेज जरा नंबर अगर बता दो। 65, 56। कंट्रीब्यूशन के बाद अपने सिनेरियोज में देखें, फिक्स कॉस्ट बस वर्ड लिखा हुआ है। अब इधर वापस आए जरा, यहां फिक्स कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। क्या वर्ड्स लिखे हुए? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट एंड शेयर ऑफ जर्नल फिक्स कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट के वर्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है? ऐसी फिक्स कॉस्ट जब प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, मसलन ये 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, लेट्स से ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बन रही हैं। इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज अगर हैं तो, अगर फॉर एग्जांपल रेंट स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट वाइज आता है, वैसे नॉर्मल नहीं है तो उसको मेरे ख्याल रहने देते हैं। परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट with where product B, Q, R and S respectively are prepared, are being manufactured। एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो शायद सिक्योरिटी गार्ड अगर होगा शायद फैक्ट्री के बाहर होगा, तो वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं होगा, वो है जर्नल फिक्स कॉस्ट। रेंट भी शायद होगी जर्नल फिक्स कॉस्ट। अगर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वाइज मशीनों की है तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। अगर बिल्डिंग की इंश्योरेंस है तो वो जर्नल फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज द ओनली मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट? जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? प्रोडक्ट से स्पेसिफिक अगर कोई है, नहीं प्रोडक्शन से स्पेसिफिक है मींस अगर प्रोडक्ट बनेगी तो इंकर होगी, और अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अबेंडन करेंगे तो वो वाली फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन अगर कोई जर्नल फिक्स कॉस्ट है वो कब तक इंकर होती रहेगी? जब तक पूरा फैक्ट्री एज अ होल को बंद करने का हम डिसीजन नहीं लेंगे। मींस फॉर एग्जांपल अगर हम पी बनाना छोड़ देते हैं तो जर्नल फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? नहीं वो इवन देन इंकर होगी ना, फिगर्स पे आ जाते हैं। पी अगर बनाना छोड़ेंगे भी और फिक्स कॉस्ट इंकर होनी है, मींस फैक्ट्री का रेंट इवन देन इंकर होना है, तो वो जनरल फिक्स कॉस्ट है। लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट सेव हो जाएगी अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना छोड़ेंगे। तो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है, लिखना इसके साथ। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट मींस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, मतलब इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इन सेंस इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इस प्रोडक्ट की इजाफी फिक्स कॉस्ट है। जनरल फिक्स कॉस्ट मींस क्या होगा? जब प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, फैक्ट्री स्पेसिफिक है, ओवरऑल फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री एसेट्स की, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के परमानेंट एम्प्लॉयज जिनका डिपार्टमेंट से लिंक नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी परमानेंट। लेकिन स्पेसिफिकली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? जब प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ये कुछ क्लियर हो जाएगा? एक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है नीचे जरा बोर्ड पे देखें, जहाँ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हुआ हुआ, ये पढ़े जरा पैराग्राफ। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आर cash expenditures that are directly attributable to each individual product. These costs would be saved
if operations to make and sell the product were shut down. जनरल फिक्स कॉस्ट कब सेव होगी? हाँ जी, जब पूरी फैक्ट्री बंद करने का डिसीजन हो। लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट फाइनल करने कब सेव हो जाएगी? जब कोई प्रोडक्ट बनाना बंद करेंगे। मींस फॉर एग्जांपल 400 तो नीचे लिखा हुआ है पी के, क्या ये सेव हो जाएगा अगर पी बनाना छोड़ेंगे? जो 200 नीचे लिखा हुआ है क्या ये भी सेव हो जाएगा? ये सेव नहीं होगा, ये बाकियों में एलोकेट हो जाएगा। इसका टोटल होने 1100। ये 1100 का टोटल कब खत्म होगा? लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना छोड़ेंगे तो जो अमाउंट उस पे एलोकेट हुई हुई है उसकी बजाय बाकी पे एलोकेट हो जाएगा। आप कुछ क्लियर है प्लीज? कैश आउटफ्लो से मतलब पैसे जाने जिनके अगेंस्ट। अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो वैसे ही रेलेवेंट नहीं है। और अगर वो मशीनरी ऑलरेडी है तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन आप रोक देंगे? अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो उसको बेचने से अगर कोई मिल सकेगा तो वो शायद रेलेवेंट बनेगा। उसको बेचना है फिर आपने, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट पहले आपका कैश गया था? वो भी कैश एक्सपेंडिचर होता है, बाद में नॉन कैश ट्रांजैक्शन बनती है। मशीनरी खरीदने तो एंट्री बोले थी तो कैश जाता है सर, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, बाद में उसी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हैं। क्या कैश जाता है डेप्रिसिएशन का? एक दफा जाता है, साथ साथ नहीं जाता। वो भी कैश एक्सपेंडिचर, साथ साथ नहीं जाता, बार बार नहीं जाता। एक दफा कब चला जाता है? आपके ज़हन में अगर ये बात आ रही है तो कोई कैश फ्लो ज़हन में थोड़ी सी आ जाएगी। F1 वाले को तो आ जाएगी ताज़ा ताज़ा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वर्ड तो सुना होगा कभी आपने। उसमें एक्विजिशन ऑफ मशीन के अगेंस्ट अगर वो कैश गया तो आउटफ्लोज में आता। तो मशीन जाने पे तो कैश जाता है ना। हाँ, बाद में जब वो एक्सपेंस आउट हो रही होती है मशीन, उस वक्त नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोला। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज कर रहे होते हैं उस वक्त कैश नहीं जाता, लेकिन सारा कैश कब चला जाता है? एक छोटी सी आपने वर्किंग करनी है, जरा बोर्ड पे देखिएगा किस जगह जरा। कंट्रीब्यूशन और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट के जरा दरमियान में किसके बाद किससे पहले? और सर जी किससे पहले किसके बाद में यार? शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट से पहले और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट के जरा बाद। यहाँ जरा एक टोटल कीजिएगा। मीन्स टू से कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली वर्ड्स भी लिखे एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। आंसर बताया था 600 क्या है जी? कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है? 1000 माइनस 400। दूसरा कीजिएगा। हाँ जी, नेगेटिव 100। सही कंसंट्रेट कीजिएगा। आगे 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 800 पॉजिटिव। आगे 50 भी पॉजिटिव है। टोटल करना चाहें तो हो जाएगा यहाँ 1350 पॉजिटिव है। या बैक टू स्टोरी, क्या सबकी कंट्रीब्यूशंस पॉजिटिव है? यस सर, कंट्रीब्यूशन हम किसे बोलते हैं? सेल वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव, लेकिन कौन सी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होगी है? क्यू की कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। उसके बाद लास्ट लाइन में आ रहा लॉस कौन कौन सी प्रोडक्ट का है? क्यू और एस का। क्यू और एस का। यहाँ भी 300 नेगेटिव है, 350 नेगेटिव है, ये वहीं से वर्किंग हुई है। 600 माइनस 200 400। दोबारा देख लें। 100 माइनस नेगेटिव 100 माइनस नेगेटिव 200 300 नेगेटिव। 800 माइनस 300 50 माइनस 400। ये डन है प्लीज? ये फाइनल है फिगर्स? फिगर समझ आ गई है सर? आप दोबारा जरा पेज नंबर 56 पे जाएंगे। अगर तो आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट और शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप अवेलेबल ना हो और सिर्फ आपको क्या बता हो? फिक्स कॉस्ट,
तो फिक्स कॉस्ट जनरली फिर जनरल फिक्स कॉस्ट। अगर तो हमें किसका ब्रेकअप किस किस में ना पता हो तो प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन जो है वो कंट्रीब्यूशन की बेस पे होगा। लेकिन अगर ब्रेकअप अवेलेबल हो फिक्स कॉस्ट का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और जनरल फिक्स कॉस्ट में, तो देन जो डिसीजन होता है वो कंट्रीब्यूशन की बेस पे नहीं, प्रॉफिट या लॉस की बेस पे नहीं, देन डिसीजन होता है कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। आप इस सेंटेंस को पहले लिख लें, बाद में हम अभी प्रूव भी कर लेते हैं कि क्या ये हमारी कंक्लूजन ठीक है या नहीं। इसकी रिक्वायरमेंट के नीचे लिखें, इफ देयर इज अ ब्रेकअप ऑफ if there is a breakup of fixed cost into directly attributable and directly if there is a breakup of fixed cost into directly attributable fixed cost and general fixed cost, इसका ब्रेकअप किस किस में, then decision should be on the basis of contribution after directly attributable fixed cost. If there is a breakup of fixed cost into directly attributable fixed cost and general fixed cost, then decision should be on the basis of directly on the basis of contribution after directly attributable fixed cost. देखिए, अब मैं इस अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि क्या वाकई डिसीजन ऐसे होना चाहिए, आपके सामने 2-3 वर्किंग्स करता हूँ, तो आपने पहले गौर से देखनी है, बल्कि करवानी है। आपने फिर कैसे इसको लिखना है तो मैं जगह भी बताता हूँ, तो आप पहले काइंडली करवा दीजिएगा। मेरी इस लाइन का जो मैंने आपको लिखवाई, इसे पढ़ें जरा और बताएं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या क्यू और एस को अबेंडन करें, किसी को भी ना करें, या सिर्फ क्यू को अबेंडन करें? मेरी इस लाइन का मीनिंग ये है कि सिर्फ क्यू को अबेंडन किया जाए। तो आपने मुझे एक वर्किंग करवानी है कि इफ, प्लीज लिखने की कोई जल्दी ना करिए, बिल्कुल सिंपल सी बहस है। इफ ओनली क्यू इज अबेंडन्ड देन फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करवाना आपने, सेल्स कैलकुलेटर पकड़ना और तरतीब कर लेना सीधी। सेल किस किस की रह जाएगी, 1800, बोले 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 2200, 1550, 550, कौन सी सेल निकल जाएगी फिर? वेरिएबल कॉस्ट का टोटल उठा लीजिएगा, फिगर्स टोटल नहीं टोटल मतलब फिगर्स बोल दो, 800 प्लस 1100। क्या क्यू बनाना छोड़ेंगे तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं इनकर होगी? 3100। कंट्रीब्यूशन किसकी निकल जाएगी, किस किस की बस रह जाएगी? अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 2450 शायद, ठीक है। फुल कंसिडरेट नेक्स्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, और सर जाने दें सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स 1250 सेम रहेगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का मीनिंग बताना जरा। जब प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक है तो सिर्फ किस किस की रह जाएगी? 400
300 और 300, 1000। हमने तो कहा था कि यार फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, यकीनन रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है, लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अगर कोई फिक्स कॉस्ट है और आप उस प्रोडक्ट को बनाना छोड़ेंगे और अगर वो फिर भी इंकर हो रही है तो फिर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मीन्स ही क्या है, जो स्पेसिफिक है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर प्रोडक्ट पी क्यू से रिलेटेड 2250 था तो वो खत्म होकर सिर्फ किस किस की रह जाएगी, पी आर और एस। फाइनली यहाँ तक जरा एक मिनट आंसर बताएं। 14, आपके पास यहाँ एक आंसर है 1450 की जगह, कितना आंसर है यहाँ आपके पास, आपने खुद लिखा हुआ 1350। मेरा आंसर कितने से बढ़ गया है, 100 से क्यों बढ़ गया है? जर्नल फिक्स कॉस्ट लिखा, जर्नल फिक्स कॉस्ट क्या वो सेम रहेगी? टोटल उसका सेम रहेगा 1100, सॉरी 1100 ही है। फाइनल आंसर 350। क्या है ये? प्रॉफिट। ये था कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? नहीं मतलब गौर से देख के जरा, कितने से बढ़ रहा है, कौन से 100 से? किसको अगर बनाना छोड़ेंगे तो कौन सी चीज खत्म होके कितने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा? मेरा जरा अंडरस्टैंडिंग सुनेगा गौर से। अगर क्यू को बनाना छोड़ेंगे तो उसकी जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रही है जनरल फिक्स कॉस्ट की तरफ, जनरल फिक्स कॉस्ट की तरफ या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की तरफ, अगर क्यू को बनाना छोड़ेंगे तो जिसकी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जनरल फिक्स कॉस्ट, वो खत्म होने से हमारा प्रॉफिट 100 से बढ़ जाएगा। ये कितने से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, एक दफा आप रिपीट करें। ये कैंडी लिख के ठीक, मेरा ख्याल पेज नंबर 98 के एंड पे जगह बन जाएगी, तो कोशिश करें, अगर उधर ना बन सके तो पेज 97 के एंड पे है स्पेस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कैंडी जरा 1 मिनट में कैंडी पहले लिख के ठीक है। इसकी हेडिंग भी सॉरी लिखनी है, इफ ओनली क्यू इज अबेंडेंट।
एक सेंटेंस काइंडली एंड में लिखिएगा जी, कंक्लूजन। प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय 100 because product Q was contributing -100 towards journal fixed cost. Last lines. आज इसमें आपने करना है, एक तो जिन लोगों ने फाइन कर ली है, उसके अलावा सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा है, साथ है जरा जो ये इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था ना, लिमिटिंग फैक्टर, उसके जरा 2-3 क्वेश्चन जरा रिवाइज कर लीजिएगा। अब जरा इस सारी स्टोरी को जरा फिनिशिंग टच देना, ये जो आज बात हो गई है। फिक्स कॉस्ट भी कौन कौन सी हो सकती है, जर्नल भी और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी। तो आप लोग इस तरह करें, जरा दोबारा इसमें लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस आएंगे, तो पेज नंबर 60 पे एक क्वेश्चन नंबर 2 और पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 4, ये लिमिटिंग फैक्टर के ही, इनको जरा दोबारा रिवाइज करिएगा। पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 2 कंबर, और पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 4, ये जो साइंटिफिक फार्मा था। थोड़ा जरा लिमिटिंग फैक्टर की तरफ वापस जाना, तो काइंडली जरा इनको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है सर। सही तरह फिनिशिंग टच देना अगले 2-3 दिनों में। काइंडली प्लीज अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें जहां भी हो आप। अल्लाह हाफिज।